लोग महाजनपद काल देखने वाले हैं। महाजनपद काल यानी कि 600 BC से लेकर 400 BC का काल है, इसको बुद्ध काल भी कहा जाता है। तो इसको जानने के लिए क्या क्या स्रोत हैं? स्रोत के रूप में अगर हम लोग देखें तो उसमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य आते हैं। पुरातात्विक में मुख्य रूप से जैसे NBPW और आयत सिक्के पंचमांक कॉइन इसमें आते हैं। तो अगर धार्मिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के कालखंड या परिक्रम को देखें तो धार्मिक साहित्य उसमें आते हैं ब्राह्मण साहित्य सबसे पहले। तो ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या मिलते हैं? उपनिषद मिलते हैं, 6 वेदांग मिलते हैं, ठीक है ना। और बौद्ध साहित्य में जैसे आपका त्रिपिटक मिलते हैं, जैन साहित्य में 14 पर्व मिलते हैं। ये सारे चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे त्रिपिटक हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में भी अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, ये सब उसके अंदर वर्णन है। तो इससे क्या बोलता है? उस समय का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है। और सबसे बढ़कर यह है कि बौद्ध और जैन साहित्य प्राकृत और पाली भाषा में लिखा गया है, तो इतिहास लेखन के विधान में ये एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है। जबकि ब्राह्मण साहित्य जो था वो संस्कृत वार्ता में लिखा गया था और उसका मुख्य रूप से केंद्र ब्राह्मण समाज को, उच्च वर्णों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जो निम्न वर्णों की अवहेलना की गई है। इस आधार पे उनकी एक सीमाएं रहती है। तो वो 6 वेदांग हो, कल्पसूत्र हो, जितने भी उपनिषद हैं, ये इस प्रकार से है। लेकिन बौद्ध और जैन साहित्य उसका एक मतलब परिपुष्ट करने के लिए साहित्यिक स्रोत होते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग गैर धार्मिक साहित्य देखें तो उसमें मुख्य रूप से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आता है। और उसके बाद विदेशी साहित्य देखें तो कई यूनानी लेखों को हमको वर्णन मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। और उसमें ईरानी और यूनानी आक्रमण जो भी उस समय हुआ था, तो जैसे सिकंदर के साथ कुछ विद्वान आए थे, नियरकस, केसियस, एनासिक्रिटस, तो उनके द्वारा लिखा गया था कुछ। उनके द्वारा दिए गए विवरण से ही हमें सेंड्रोकोटस शब्द की चर्चा मिलती है, जिसकी पहचान आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य से की गई। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसलिए पुरातात्विक स्रोत का इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य की अपनी सीमाएँ होती हैं। क्या सीमाएँ होती हैं? कि वो किसी भी विद्वान, जिस विद्वान के तहत लिखा गया है, उसकी अपनी विचारधाराओं का प्रभाव उसमें दिखता है और वो अपने विचारों के अनुसार साहित्यिक साक्ष्य को तोड़ के मरोड़ के बताते हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य चूँकि वो न्यूट्रल होता है, उसको बोलने वाले का अपना विचार उसमें भले शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें परिपुष्ट करने में हमें मिलेगा कि एक्चुअली में कौन सा इसमें मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है, और साझे मूल्यों को, साझे सूचनाओं को हम उस काल की विशेषताओं के रूप में मानेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से अगर आप पुरातात्विक साक्ष्य देखिएगा तो उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड का पता चलता है। उसका विस्तार जैसे हम लोग देखें तो महाजनपद काल से उसका कालखंड जब जोड़ा गया तो उससे पता चलता है। चूँकि इसका विस्तार जो है इससे पहले पाए जाने वाले PGW मृदभांड से कहीं ज़्यादा एरिया पे है और ये NBPW स्थल लगभग 1500 ऐसे स्थल पाए गए हैं। उत्तर पश्चिम से में तक्षशिला से लेकर पूर्व में बंगाल के तामलुक तक, दक्षिण में अमरावती तक फैला हुआ है। तो ये मृदभांड पहले जो पूर्व के जो मृदभांड जो थे, यानी कि PGW हो गए, काले लाल मृदभांड, उससे बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में थे, उनकी उन्नत भौतिक स्थिति को दर्शाते हैं। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य अगर हम लोग देखें तो पंचमांक कॉइन्स या आहत सिक्के जो हैं वो दूसरे प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में आहत मुद्राओं का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही चल रहा था। तो ये क्या होता था? चांदी और तांबे से निर्मित होते थे। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसमें कई तरह के चित्र भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से पटना से इन आहत सिक्कों को हमको जानकारी मिलता है। तो कुल मिला के ये धन स्रोत के रूप में हुआ महाजनपद काल में।